बात ये है कि एक बार फिर दिल्ली वाला रवाना हो रहे हैं किसान, और किसान के साथ साथ मजदूर लोग भी दिल्ली वाला रवाना होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार उतना बड़ा आंदोलन होगा जो पहले हुआ था? पिछली बार दक्षिण भारत की या अन्य राज्यों की उतनी शमूलियत नहीं रह पाई थी जितनी शमूलियत हरियाणा और पंजाब की थी। तो अब की बार इसलिए हमने अभी हमारी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और वहाँ से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे अब की बार दिल्ली के लिए आएंगे। जैसे आपने एमएसपी की बात की है, पहले क्या हुआ था? जैसे किसान उठकर पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, क्या इस बार उतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे आपके साथ? वो आंदोलन किसानों ने स्थगित नहीं किया था। कुछ नेता थे, आधे से ज्यादा नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका है, उत्तर प्रदेश में ये सरकार फंसी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात तो दूर, 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानतें जब्त होती। लेकिन कुछ नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने, उन्होंने कहा कि नहीं चलो थक गए हैं, चलो थक गए हैं। उस समय एकता मोर्चा की एकता बनाए रखने के लिए मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। और अब की बार जब पंजाब का किसान जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे पहुंचेगा तो वहां पे हर बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पहले ही हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद होगा। क्या भाईचारा कायम रहेगा पहले की जैसे पहले SYL का जो मुद्दा था वो उठा दिया, इस बार फिर SYL का मुद्दा है वो सामने खड़ा है। पंजाब के लीडर बोल रहे हैं कि हरियाणा को पानी देने के लिए एक बूंद तक नहीं हमारे पास। क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? असल में जहां जहां के लोग लड़ाकू होते हैं, जहां जहां के लोग सरकारों को झुकाना जानते हैं, वो लोगों की एकता, लोगों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1980 में शारदा यमुना लिंक की पहली रिपोर्ट आई। उस प्रोजेक्ट से 6 राज्यों में किसानों को पानी मिलेगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का या कावेरी का मुद्दा हरियाणा वर्सेस पंजाब या कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु नहीं है। आप देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक है उसमें हरियाणा को कितना पानी मिलने की चर्चा चल रही है, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, 1.5 मिलियन एकड़ फीट। और जो शारदा यमुना लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पानी कितना आएगा? 9.5 मिलियन एकड़ फीट। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, किसान आगू ने, हरियाणे के ने। असीं स्वागत करते हैं भाई, बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। बात ये है कि एक बार फिर दिल्ली वाला रवाना हो रहे हैं किसान, और किसान के साथ साथ मजदूर लोग भी दिल्ली वाला रवाना होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार उतना बड़ा आंदोलन होगा जो पहले हुआ था? देखो, जो आगे क्या होगा वो तो रब के हाथ में है, लेकिन जो तैयारी है हरियाणा में, पंजाब में और पूरे भारत में, वो तैयारी बड़े ज़ोरदार तरीके से चल रही है। पिछली बार दक्षिण भारत की या अन्य राज्यों की उतनी शमूलियत नहीं रह पाई थी जितनी शमूलियत हरियाणा और पंजाब की थी। तो अब की बार इसलिए हमने अभी हमारी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में अभी 5 राज्यों में हमारी महापंचायतें हुई हैं दिसंबर के 20 से 30 दिसंबर के बीच में। और वहाँ से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे अब की बार दिल्ली के लिए आएंगे। देखिए, क्या होता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अपनी बातें मनवाने का एक ही तरीका होता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके आप सरकारों पे जन दबाव बनाइए। पिछली बार भी आपने 378 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन किया और सरकार पे दबाव बनाया और अपनी मांगें पूरी कराई। तो उसी तरीके से अब की बार भी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करी जा रही है। और जो इस आंदोलन की जो प्रमुख मांगें रहेंगी, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि देश के किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। और MSP कौन सा होना चाहिए? MSP स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ आज पूरे देश को आपके माध्यम से ये जानना जरूरी है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं पिछले 9 साल से, मोदी साहब, 2011-12 में जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो खुद इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि डॉक्टर साहब, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, 9 साल सत्ता में हो गए इनको, आज तक MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाया, जिसकी पैरवी खुद 2011-12 में ये कर रहे थे। दूसरी बात, 2014 से पहले इन्होंने भाषणों में कहा, रैलियों में कहा कि मित्रों, मुझे प्रधानमंत्री बना दो और पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का रेट दूंगा। हजारीबाग की इनकी सभा है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी।
2014 के दौरान हजारीबाग में जब चुनावी प्रचार चल रहा था तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सीटू में कौन कौन सा खर्चा जोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि भाई खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका जो फैमिली लेबर है वो जोड़ेंगे, बाहर वाला लेबर है वो जोड़ेंगे, जो किसान का ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, उसकी एक साल में जितनी कीमत कम होगी वो खर्चा जोड़ेंगे। उसके अलावा ज़मीन की, बेशक किसान की ज़मीन खुद की हो, उसका ठेका जो है 40,000 50,000 रुपये प्रति साल का वो जोड़ेंगे और उस पर 1.5 गुना करके देंगे। ये मोदी साहब के शब्द हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद 180 डिग्री का टर्न करके। तो मोदी साहब को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2014 के बाद 2024 का चुनाव आ गया, 10 साल हो गए। जो वादे खुद आप कर रहे थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है जो वो है किसानों की कर्ज माफी का। अब देखिए, खुद सरकार ने संसद में ये कहा कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया। वो कोई पैसा ऊपर से नहीं आया था, वो देश की जनता का खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा था। कॉर्पोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपए एनपीए कर दिया। लेकिन जब देश के किसान मजदूरों की कर्ज माफी की बात आती है तो मोदी सरकार कहती है हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा, हमारे पास बजट नहीं है। तो 14,53,000 करोड़ आप कहां से ले आए? अपने मित्रों का, अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों का आपने माफ कर दिया। और जो देश का पेट भरता है, कोरोना के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था 23% नीचे आ गई थी, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.8% की दर से ग्रोथ कर रहा था, पॉजिटिव दर से, और पूरे देश का पेट भरने का काम किया था उस कोरोना के दौरान भी। जैसे आपने एमएसपी की बात की है, पहले क्या हुआ था, जैसे किसान उठकर पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, क्या इस बार उतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे आपके साथ? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये समझने की बात है, जो 2021 में आंदोलन स्थगित किया गया, वो आंदोलन किसानों ने स्थगित नहीं किया था। कुछ नेता थे जिन्होंने ये जोर देकर कहा नहीं नहीं हम थक गए हैं, अब वापस चलना चाहिए। उस समय भी मोर्चे में 2 विचार थे। आधे से ज्यादा नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका है, उत्तर प्रदेश में ये सरकार फंसी हुई है, इनको पता है अगर आंदोलन चलता रहा और ये किसान उत्तर प्रदेश में चले गए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात तो दूर, 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानतें जब्त होती। इतना दबाव था इनके ऊपर। भारत सरकार ने 40 से अधिक देशों को इकट्ठा करके इन्होंने WTO में भी लेटर मूव कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि WTO का दबाव है कि भारत एमएसपी खत्म करे। लेकिन कुछ नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने, जिनको चुनाव लड़ने की जल्दी हो रखी थी और जो भी उनके कारण थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो थक गए हैं, चलो थक गए हैं। उस समय एकता मोर्चा की एकता बनाए रखने के लिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि भाई चलो वापस चलते हैं स्थगित करके। नहीं तो उस समय जो किसान थे, चाहे वो किसी भी संगठन के किसान हो, किसी भी टोल कमेटी के तहत जो किसान आते हैं, किसानों का ये था कि भाई एमएसपी पे भी लड़ाई लड़नी है। तो उसी चीज को अब दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए 13 फरवरी 2024 को अब देखिएगा, पंजाब से जब हजारों किसान, लाखों किसान चलेंगे। हरियाणा में भी जोरदार तैयारी चल रही है। जैसे आज बरनाला में यहाँ महापंचायत हुई है, उससे पहले जंडियाला गुरु में हुई थी। 3 फरवरी को हिसार के नारनौंद में भी बड़ी पंचायत हो रही है, उससे पहले एक गोहाना में बड़ी पंचायत हुई थी। हर जिलों की बड़ी बड़ी पंचायतें सारे हरियाणा के संगठन भी कर रहे हैं। और अब की बार जब पंजाब का किसान जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे पहुंचेगा तो वहां पे हर बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पहले ही हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद होगा और फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। भाईचारा कायम रहेगा पहले की जैसे पहले SYL का जो मुद्दा था वो उठा दिया, इस बार फिर SYL का मुद्दा है वो सामने खड़ा है। पंजाब के लीडर बोल रहे हैं कि हरियाणा को पानी देने के लिए एक बूंद तक नहीं हमारे पास। क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, पिछला किसान आंदोलन 2020-21 वाला, उस समय भारतीय जनता पार्टी वालों ने हरियाणा में जगह जगह SYL के नाम पे पंचायतें करने की कोशिश करी कि भाई SYL पे पंचायत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या कहा। क्या हुआ था 2020-21 में? जब वो पंचायत करने आए थे ना, हरियाणा के किसानों ने जूतों से स्वागत किया था भाजपा वालों का, जूते मार के उनको भगाया था। देखिए, ये जो मसला है ना, जिसको सतलुज यमुना लिंक का मसला बोल रहे हैं, या फिर आप तमिलनाडु कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ कावेरी नदी का मसला है। असल में जहाँ जहाँ के लोग लड़ाकू होते हैं, जहाँ जहाँ के लोग सरकारों को झुकाना जानते हैं, वहाँ पे कहीं पानी के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं किसी और चीज़ के नाम पे सरकारें और सरकारी एजेंट वो लोगों की एकता, लोगों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1980 में भारत के कई टॉप मोस्ट रिसर्चर्स ने सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी। SYL से अकेला सतलुज यमुना लिंक नहीं बनता। इस देश को, हमारे मुल्क को जानना चाहिए कि SYL से शारदा यमुना लिंक भी बनता है। 1980 में शारदा यमुना लिंक की पहली रिपोर्ट आई।
जिस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत का और नेपाल का बॉर्डर है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक नदी बहती है बहुत बड़ी, जिसको भारत में शारदा नदी बोलते हैं और नेपाल में काली नदी बोलते हैं। वहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए शारदा यमुना लिंक का, जो उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, आगे हरिद्वार होते हुए यूपी के बिजनौर में आएगा, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर होते हुए वो हरियाणा में एंटर करेगा। उसके बाद हरियाणा के 4 जिलों को, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, आगे भिवानी से होता हुआ राजस्थान जाएगा। राजस्थान के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा शारदा यमुना लिंक कैनाल का वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को टच करता हुआ गुजरात के साबरमती नदी में जाके गिरेगा। उस प्रोजेक्ट से 6 राज्यों के किसानों को पानी मिलेगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का या कावेरी का मुद्दा हरियाणा वर्सेस पंजाब या कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु नहीं है। अगर कोई नेता, कोई किसान नेता या कोई राजनेता अगर इस तरीके से इस मुद्दे को देखता है तो वो गलत देख रहा है। ये मुद्दा है कि भारत के हर किसान को उसके खेत तक नहरी पानी पहुंचाया जाए। आप देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक है उसमें हरियाणा को कितना पानी मिलने की चर्चा चल रही है, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, 1.5 मिलियन एकड़ फीट। और जो शारदा यमुना लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पानी कितना आएगा? 9.5 मिलियन एकड़ फीट, 6 गुना पानी आएगा। हमारा ये कहना है कि जब बुंदेलखंड के किसानों के लिए भारत सरकार ने 2 साल पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 44,000 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है और मध्य प्रदेश से पानी लाया जाएगा बुंदेलखंड एरिया में, उसमें 4,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है, 40,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। और जो ये शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें खर्चा आएगा 75,000 करोड़। लेकिन पानी कितने राज्यों को मिलेगा? 6 राज्यों के किसानों को मिलेगा। यहाँ पे केंद्र सरकार ये क्यों नहीं करती कि भाई 75,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 5,000 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ उत्तराखंड गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे। कौन सी बड़ी बात है 75,000 करोड़ रुपए की? एक तरफ तो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए, हम तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन गए, 75,000 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट के लिए जारी नहीं कर रहे। 2021-22 में तो बाकायदा उस शारदा यमुना लिंक के लिए मुजफ्फरनगर तक ड्रोन से सर्वेक्षण हो चुका है, जमीन एक्वायरमेंट करने का काम शुरू होने वाला है। लेकिन क्यों सरकार उसको रोके हुई है? चाहे पहले यूपीए की सरकार हो, चाहे आज एनडीए की सरकार हो। 1980 में प्रोजेक्ट आया था, आज 2023 के बाद 2024 आ गया, 44 साल हो गए, किसी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। कारण क्या है कि किसी भी सरकार की नीयत, किसी भी राजनीतिक पार्टी की नीयत, चाहे पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हो, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हो, वहां पे कावेरी के मुद्दे पे चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक की राजनीतिक पार्टियां हो, इनका मसला किसानों को पानी देना नहीं है, इनका मसला राजनीति करके लोगों को लड़वाना है, ये इनका मसला है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं सरकार से, 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस समय नितिन गडकरी जी जल मंत्री होते थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होते थे नितिन गडकरी जी, जो आज रोड विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था सरकार की तरफ से कि भाई इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के तहत रावी, सतलुज और ब्यास 3 नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को है, बाकी जो 3 नदी हैं उनका पानी पूरा इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को है। नितिन गडकरी जी के शब्द हैं कि जो भारत के हिस्से की नदियां हैं रावी, सतलुज, ब्यास, उनका भी बहुत सारा पानी हम मैनेज नहीं कर पा रहे और वो पाकिस्तान में चला जा रहा है। इन्होंने कहा कि उसको मैनेज करने के लिए हम 3 बांध बनाएंगे, कंडी में, शाहपुर में और एक तीसरा बांध और इन्होंने मंजूर किया, और कहा कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को वो हम पानी देंगे ताकि वो अपनी खेती कर सकें। 2019 के बाद 2024 आ गया, 2024 का चुनाव आ गया सर पे। उन 3 बांधों में से मोदी सरकार ने कितने बांध बनाए? अगर पानी देना है इनको किसानों को, तो वो 3 बांध बना के जो रावी, सतलुज, ब्यास का हमारे देश का पानी जो बाहर जा रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार हमें जो पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, क्यों नहीं रोका भाई? क्या किया 5 साल में? क्या सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो उस समय थे, आज जो रोडों के मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट के, इसके रोड, रेल, बाकी विभाग के, नितिन गडकरी जी से क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? आपने कितना बजट एलोकेट किया, कितने % उन 3 बांधों का काम हो गया? हकीकत ये है कि लोगों का काम है ऐसे मुद्दों पे राजनीति करना। अभी आप देखिएगा, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा ना, खाली पानी का नहीं, ये भाषा का भी मसला लाएंगे, ये हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी गाँव का भी मसला लाएंगे, सरकार भी लाएगी और सरकारी एजेंट भी लाएंगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि सरकार के ऊपर ये दबाव था, ऐसा था, फिर यूपी में सरकार बन जाना, मिशन यूपी आपने कहा था, वहाँ पे भी मिशन यूपी लेकर चलो, मिशन पंजाब ना होना चाहिए। तो ये काफ़ी लंबी बातें हैं अगर आपसे की जाए तो। किसान आगू खुद पंजाब की तरफ मुड़ पड़े और आप हरियाणा की तरफ मुड़ पड़े, ये यूपी में फिर सरकार बीजेपी की आ जाती है और किसान सोचते हैं कि किसको वोट डालें। देखो, जो आपने कहा ना कि
यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई, अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई। हमारे देश में आज संवैधानिक संस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची। मध्य प्रदेश में जब आचार संहिता लगी हुई थी, 3-4 दिन पहले, चुनाव से पहले, एक लाडली बहना योजना के नाम पे बीजेपी वालों ने 1.5 से 2.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1200 रुपये भेज दिए। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं कहना चाहिए था कि आचार संहिता लगी हुई है, उसको आप नहीं भेज सकते, इसको आप रोकिए, आप क्यों कर रहे हैं ये? वो क्या था वो 1250 रुपये भेजने का? वो था सिस्टमैटिक रिश्वत। पहले तो जो लोग, ये राजनेता 500, 1000 का नोट जो चोरी छिपे देते थे ना वोटर्स को खरीदने के लिए, अब ये सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग मौन है। पहले ये मोदी साहब कहते थे, मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहते थे। अरे आज आप खुद मौन हैं, चुनाव आयोग मौन है, सारी संवैधानिक संस्थाएं मौन हैं, आप उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। आप बात कर लीजिए यूपी की। यूपी में जबरदस्ती, जहां कोई 1000-1500 सीटों का जो वोटों का जो मार्जिन था किसी सीट पे, वहां जबरदस्ती बीजेपी वालों ने अपने डिक्लेयर करा लिए। तो आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह। और दूसरी एक बात है, हम उस बात को भी स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे किसान समाज में एक कमी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम तक। और उस बात को चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के एकमात्र प्रधानमंत्री हुए, वो अक्सर एक बात कहते थे कि किसान समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये 4.5 साल तो आंदोलन लड़ेगा, अपने मुद्दों पे लठ खाएगा, केस लगवाएगा, जेलों में जाएगा, लेकिन ये चतुर राजनेता, ये धूर्त राजनेता, ये चालाक राजनेता चुनाव वाले 2.5 महीनों में इन्हीं किसानों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कहीं अक्षेत्र के नाम पे, कहीं पानी के नाम पे बांट देंगे। 2000 के नोट में शराब की बोतल में इनकी वोट खरीद लेंगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे, अपनी वोट की कीमत, अपनी वोट की ताकत को समझो। जिस दिन हम किसान बन के वोट देने लग जाएंगे, किसी को दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम ये कहने लग जाएंगे सत्ता में बैठी पार्टियों को कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ गलत नीतियां बनाई और अब आपको सत्ता से बाहर करने का काम ये किसान करेगा। आज अगर आप देखोगे, देश में 150 करोड़ में से 110 करोड़ आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे खेती किसानी पे निर्भर करती है। अगर हम अपनी वोट की कीमत समझ लें, अगर हम जागरूक होकर वोट करने लग जाएं, अपने मुद्दों पे वोट करने लग जाएं। देखिए, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किस मुद्दे पे किसानों ने आंदोलन नहीं किए, किस मुद्दे पे नौजवानों ने आंदोलन नहीं किए। रोजगार के लिए कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं यूपी में, अभी यूपी में 69,000 नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं जिनका सरकार जिनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, सरकार जिनको पक्का नहीं कर रही है, थोड़ी थोड़ी उनको तनख्वाह दे रही है। हरियाणा में आंदोलन हो रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, उन पर लठ मार रही हैं उनको नौकरी देने की बजाय। लेकिन यही नौजवान तबका, हमारा यही किसान तबका, उतनी जागरूकता नहीं है अभी कि हम अपने मुद्दों पे वोट डालें। हम इनकी बहकाई में आ जाते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी और तीसरी चीज़ के नाम पे ये वोट ले जाते हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे अयोध्या में। बोल रहे हैं कि जनवरी के जो उद्घाटन हो जाएगा जनवरी के बीच में, उसमें क्या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ा जा रहा है, जैसे सिख हिंदू का मसला बना दिया गया। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। भाई, हमने जितना पढ़ा और जितना सुना वो ठीक है या गलत है वो तो इतिहासकार बताएंगे, लेकिन जितना पढ़ा हमने, जितना सुना कि राम को जब वनवास हुआ तो वो छत्तीसगढ़ झारखंड आज जो है उसमें हसदेव जंगल में, वहाँ पे जंगलों में उन्होंने अपने वनवास का काफ़ी समय वहाँ पे काटा था, उन जंगलों में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है, आज वहाँ पे 25,000 पेड़ काट दिए गए। अभी ताज़ा घटना है ये। किस लिए पेड़ काट दिए गए? गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। 2011 में गौतम अडानी को वहां पे खदान अलॉट करी गई, लेकिन किसानों ने, वहां के जो आदिवासी किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। 13 साल तक वहां पेड़ों की कटाई नहीं हुई, क्योंकि आदिवासी अब पेड़ पौधों को, प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं, अपना रब मानते हैं, अपना अल्लाह मानते हैं, उन्हीं को वो सब कुछ मानते हैं, पेड़ों प्रकृति को। तो 13 साल तक वहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही और सरकारें भी रही, उन्होंने जंगल नहीं काटे। मोदी सरकार 19 दिसंबर को आई सत्ता में वहाँ पे, और आते ही तुरंत 2 जिलों में पूरी पुलिस फोर्स लगा के सारे आंदोलनकारी आदिवासी किसान मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 25,000 पेड़ काट दिए, जो 100 साल पुराने पेड़ थे। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ जिस वनवास में राम रहे उस जंगल को आज काटा जा रहा है। तो ये कौन से राम भक्त हो गए भाई? एक चीज़। दूसरी बात है, देखो, जो जनता का मुद्दा है,
ठीक है, ये मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तीसरी चीज़ बना रहे हैं, वो ठीक है, बनाए जो बनाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बात बताइए, क्या खाली मंदिर मस्जिद ये बनाने से क्या देश की जनता खुश हो जाएगी? जो मोदी साहब ये कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बना तो हर साल करोड़ नौजवानों को नौकरियां, 9 साल सत्ता में हो गए, 18 करोड़ नौजवानों को, नवयुवतियों को नौकरी देनी चाहिए थी। अभी संसद में एक सांसद ने खड़े होकर पूछा कि मोदी साहब एक बात तो बता दो, 8 सालों में 9 सालों में कितने नौजवानों नवयुवतियों को नौकरी दी? तो संसद में सरकार झूठ नहीं बोल सकती। तो संसद में सरकार ने कहा कि हमारे 8-9 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ बच्चे बच्चियों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन 22 करोड़ में से हम मात्र 7,22,000 को ही नौकरी दे पाए। बाकी जो थे वो ऐसे ही 99.7% बेरोजगार घूम रहे हैं। मात्र 0.3% नौजवानों को नौकरियां मिली। तो जो बाकी जो 99.7% बच गए, क्या मंदिर बनाने से, क्या मस्जिद बनाने से या और कोई धार्मिक स्थल बनाने से क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? क्या उनका परिवार चल जाएगा? क्या उनका पेट भर जाएगा? आप देखिए, आज इन्होंने कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना ला दी, 4 साल की योजना ला दी। नौजवान बच्चे जो फौज के लिए तैयारी कर रहे थे, जो एक रोजगार के तौर पे वहाँ पे देखते थे, जो देश सेवा करते थे, आज उनका क्या हाल इन्होंने बना दिया। तो क्या मंदिर मस्जिद या और कोई धार्मिक स्थल बनाने से उनका घर चल जाएगा? देखिए, आस्था का जो मामला होता है, चाहे कोई सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, आस्था का मामला सबका अपना निजी मामला है। कोई ईश्वर, अल्लाह, रब वो लोगों के मन में बसते हैं, भाषणों से काम नहीं होता। अब ये क्या कर रहे हैं, कोई भी चुनाव आता है, जब भी कोई मुद्दा उठा जाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इनको एक चीज़ समझनी चाहिए, आज पूरी दुनिया में वो मुल्क, वो लोग, वो समाज आगे बढ़ रहे हैं जो सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आपकी रैली में आते हैं, जहाँ पे महापंचायत में आए, वही लोग बीजेपी के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे, वही लोग झाड़ू के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे, वही लोग और पार्टियों के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे। इसका क्या कारण है? देखो, मैंने जो कहा ना आपको कि किसान, जो चौधरी चरण सिंह जो बात कहते थे, किसान एज ए किसान वोट बैंक बन के वोट नहीं डालता। ये सबसे बड़ी समस्या है जिस पे काम करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे किसको डालो किसको नहीं डालो, ये हमारा मसला नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जब मैं वोट डालने जाऊं, एक किसान के तौर पे जाऊं, मैं वोट डालने जाऊं तो एमएसपी के मुद्दे पे वोट डालूं। मैं देश के किसानों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जब आगामी चुनाव में आप वोट डालने जाएं तो ये याद करके वोट डालने जाना कि जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, इन्होंने लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया था। वो मुद्दा दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है हमारे समाज से कि अक्सर उस समय हम धर्म और जातियों में बट जाते हैं। इस बार राकेश टिकैत जी आएंगे वहाँ से, यूपी से, जैसे आपने बोला कि दिल्ली चलो का एक नारा दिया, इस बार राकेश टिकैत जी आएंगे वहाँ से? देखो, अभी जो ये कार्यक्रम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 जत्थेबंदियों का कार्यक्रम है। आज यहाँ मंच से भी ऐलान किया गया कि 6 सदस्यीय 6 मेंबरान की एक सीनियर लोगों की कमेटी बनाई गई है और किसान संगठनों से भी वो चर्चा करेगी और चर्चा करके ये कोशिश करी जाएगी कि ये मोर्चा अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सके, ताकि कम से कम समय में हम मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। इसके लिए प्रयास जारी हैं, एक एकजुटता करने के लिए, यूनिटी करने के लिए। जो 6 मेंबर कमेटी आज दोनों फोरम की तरफ से बनाई गई है, वो इस दिशा में काम करेगी। एक लास्ट में सवाल, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के गुरनाम सिंह चड़ूनी काफ़ी चर्चा में रहे उस वक्त, अभी उससे कोई बात हुई? तो मैंने कहा आपको कि अभी इन 2 फोरम का ये प्रोग्राम है। बाकी जो 6 मेंबर कमेटी बनी है, वो 6 मेंबर कमेटी अलग अलग किसान संगठनों से, जो अब तक इस आंदोलन में या इस मोर्चे में जो 13 फरवरी को लगेगा, जो शामिल नहीं हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, ताकि इस यूनिटी को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। उस दिशा में काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ एक बार फिर दिल्ली वाला रवाना हो रहे हैं किसान, और किसान के साथ साथ मजदूर लोग भी दिल्ली वाला रवाना होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार उतना बड़ा आंदोलन होगा जो पहले हुआ था? पिछली बार दक्षिण भारत की या अन्य राज्यों की उतनी शमूलियत नहीं रह पाई थी जितनी शमूलियत हरियाणा और पंजाब की थी। तो अब की बार इसलिए हमने अभी हमारी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में
और वहाँ से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे अब की बार दिल्ली के लिए आएंगे। जैसे आपने एमएसपी की बात की है, पहले क्या हुआ था, जैसे किसान उठकर पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, क्या इस बार उतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे आपके साथ? वो आंदोलन किसानों ने स्थगित नहीं किया था, कुछ नेता थे, आधे से ज्यादा नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका है, उत्तर प्रदेश में ये सरकार फंसी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात तो दूर, 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानतें जब्त होती। लेकिन कुछ नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने, उन्होंने कहा कि नहीं चलो थक गए हैं, चलो थक गए हैं। उस समय एकता मोर्चा की एकता बनाए रखने के लिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। और अब की बार जब पंजाब का किसान जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे पहुंचेगा तो वहां पे हर बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पहले ही हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद होगा। क्या भाईचारा कायम रहेगा पहले की जैसे पहले SYL का जो मुद्दा था वो उठा दिया, इस बार फिर SYL का मुद्दा है वो सामने खड़ा है। पंजाब के लीडर बोल रहे हैं कि हरियाणा को पानी देने के लिए एक बूंद तक नहीं हमारे पास, क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? असल में जहां जहां के लोग लड़ाकू होते हैं, जहां जहां के लोग सरकारों को झुकाना जानते हैं, वो लोगों की एकता, लोगों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1980 में शारदा यमुना लिंक की पहली रिपोर्ट आई, उस प्रोजेक्ट से 6 राज्यों के किसानों को पानी मिलेगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का या कावेरी का मुद्दा हरियाणा वर्सेस पंजाब या कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु नहीं है। आप देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक है उसमें हरियाणा को कितना पानी मिलने की चर्चा चल रही है, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, 1.5 मिलियन एकड़ फीट। और जो शारदा यमुना लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पानी कितना आएगा? 9.5 मिलियन एकड़ फीट। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, किसान आगू ने हरियाणे दे ने, असीं स्वागत करते हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। बात ये है कि एक बार फिर दिल्ली वाल रवाना हो रहे हैं किसान, और किसान के साथ साथ मजदूर लोग भी दिल्ली वाल रवाना होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार उतना बड़ा आंदोलन होगा जो पहले हुआ था? देखो, जो आगे क्या होगा वो तो रब के हाथ में है, लेकिन जो तैयारी है हरियाणा में, पंजाब में और पूरे भारत में, वो तैयारी बड़े ज़ोरदार तरीके से चल रही है। पिछली बार दक्षिण भारत की या अन्य राज्यों की उतनी शमूलियत नहीं रह पाई थी जितनी शमूलियत हरियाणा और पंजाब की थी। तो अब की बार इसीलिए हमने अभी हमारी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में अभी 5 राज्यों में हमारी महापंचायतें हुई हैं दिसंबर के 20 से 30 दिसंबर के बीच में, और वहाँ से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे अब की बार दिल्ली के लिए आएंगे। देखिए, क्या होता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अपनी बातें मनवाने का एक ही तरीका होता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके आप सरकारों पे जन दबाव बनाइए। पिछली बार भी आपने 378 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन किया और सरकार पे दबाव बनाया और अपनी मांगें पूरी कराई। तो उसी तरीके से अब की बार भी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करी जा रही है। और जो इस आंदोलन की जो प्रमुख मांगें रहेंगी, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि देश के किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। और MSP कौन सा होना चाहिए? MSP स्वामीनाथन आयोग के C2+ 50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ आज पूरे देश को आपके माध्यम से ये जानना जरूरी है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं पिछले 9 साल से, मोदी साहब, 2011-12 में जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो खुद इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि डॉक्टर साहब, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, 9 साल सत्ता में हो गए इनको, आज तक MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाया, जिसकी पैरवी खुद 2011-12 में ये कर रहे थे। दूसरी बात, 2014 से पहले इन्होंने भाषणों में कहा, रैलियों में कहा कि मित्रों, मुझे प्रधानमंत्री बना दो और पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+ 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का रेट दूंगा। हजारीबाग की इनकी सभा है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। 2014 के दौरान हजारीबाग में जब चुनावी प्रचार चल रहा था तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि C2 में कौन कौन सा खर्चा जोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि भाई खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका जो फैमिली लेबर है वो जोड़ेंगे, बाहर वाला लेबर है वो जोड़ेंगे, जो किसान का ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, उसकी 1 साल में जितनी कीमत कम होगी वो खर्चा जोड़ेंगे। उसके अलावा ज़मीन की, बेशक किसान की ज़मीन खुद की हो, उसका ठेका जो है 40,000-50,000 रुपये प्रति साल का, वो जोड़ेंगे और उस पर 1.5 गुना करके देंगे। ये मोदी साहब के शब्द हैं।
लेकिन सत्ता में आने के बाद 180 डिग्री का टर्न करके। तो मोदी साहब को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2014 के बाद 2024 का चुनाव आ गया, 10 साल हो गए। जो वादे खुद आप कर रहे थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है जो वो है किसानों की कर्ज माफी का। अब देखिए, खुद सरकार ने संसद में ये कहा कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया। वो कोई पैसा ऊपर से नहीं आया था, वो देश की जनता का खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा था। कॉर्पोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपए एनपीए कर दिया। लेकिन जब देश के किसान मजदूरों की कर्ज माफी की बात आती है तो मोदी सरकार कहती है हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा, हमारे पास बजट नहीं है। तो 14,53,000 करोड़ आप कहां से ले आए? अपने मित्रों का, अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों का आपने माफ कर दिया। और जो देश का पेट भरता है, कोरोना के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था 23% नीचे आ गई थी, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.8% की दर से ग्रोथ कर रहा था, पॉजिटिव दर से, और पूरे देश का पेट भरने का काम किया था उस कोरोना के दौरान भी। जैसे आपने एमएसपी की बात की है, पहले क्या हुआ था, जैसे किसान उठकर पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, क्या इस बार उतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे आपके साथ? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये समझने की बात है, जो 2021 में आंदोलन स्थगित किया गया, वो आंदोलन किसानों ने स्थगित नहीं किया था। कुछ नेता थे जिन्होंने ये जोर देकर कहा नहीं नहीं हम थक गए हैं, अब वापस चलना चाहिए। उस समय भी मोर्चे में दो विचार थे। आधे से ज्यादा नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका है, उत्तर प्रदेश में ये सरकार फंसी हुई है, इनको पता है अगर आंदोलन चलता रहा और ये किसान उत्तर प्रदेश में चले गए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात तो दूर, 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानतें जब्त होती। इतना दबाव था इनके ऊपर। भारत सरकार ने 40 से अधिक देशों को इकट्ठा करके इन्होंने डब्ल्यूटीओ में भी लेटर मूव कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का दबाव है कि भारत एमएसपी खत्म करे। लेकिन कुछ नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने, जिनको चुनाव लड़ने की जल्दी हो रखी थी और जो भी उनके कारण थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो थक गए हैं, चलो थक गए हैं। उस समय एकता मोर्चा की एकता बनाए रखने के लिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि भाई चलो वापस चलते हैं स्थगित करके। नहीं तो उस समय जो किसान थे, चाहे वो किसी भी संगठन के किसान हो, किसी भी टोल कमेटी के तहत जो किसान आते हैं, किसानों का ये था कि भाई एमएसपी पे भी लड़ाई लड़नी है। तो उसी चीज को अब दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए 13 फरवरी 2024 को अब देखिएगा, पंजाब से जब हजारों किसान, लाखों किसान चलेंगे, हरियाणा में भी जोरदार तैयारी चल रही है। जैसे आज बरनाला में यहाँ महापंचायत हुई है, उससे पहले चंडियाला गुरु में हुई थी। 3 फरवरी को हिसार के नारनौल में भी बड़ी पंचायत हो रही है, उससे पहले एक गोहाना में बड़ी पंचायत हुई थी। हर जिलों की बड़ी बड़ी पंचायतें सारे हरियाणा के संगठन भी कर रहे हैं। और अब की बार जब पंजाब का किसान जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे पहुंचेगा तो वहां पे हर बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पहले ही हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद होगा और फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। भाईचारा कायम रहेगा पहले की जैसे पहले SYL का जो मुद्दा था वो उठा दिया, इस बार फिर SYL का मुद्दा है वो सामने खड़ा है। पंजाब के लीडर बोल रहे हैं कि हरियाणा को पानी देने के लिए एक बूंद तक नहीं हमारे पास। क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, पिछला किसान आंदोलन 2020-21 वाला, उस समय भारतीय जनता पार्टी वालों ने हरियाणा में जगह जगह SYL के नाम पे पंचायतें करने की कोशिश करी कि भाई SYL पे पंचायत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या कहा। क्या हुआ था 2020-21 में? जब वो पंचायत करने आए थे ना, हरियाणा के किसानों ने जूतों से स्वागत किया था, भाजपा वालों का जूते मार के उनको भगाया था। देखिए, ये जो मसला है ना, जिसको सतलुज यमुना लिंक का मसला बोल रहे हैं, या फिर आप तमिलनाडु कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ कावेरी नदी का मसला है। असल में जहाँ जहाँ के लोग लड़ाकू होते हैं, जहाँ जहाँ के लोग सरकारों को झुकाना जानते हैं, वहाँ पे कहीं पानी के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं किसी और चीज़ के नाम पे सरकारें और सरकारी एजेंट वो लोगों की एकता, लोगों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1980 में भारत के कई टॉप मोस्ट रिसर्चर्स ने सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी। SYL से अकेला सतलुज यमुना लिंक नहीं बनता। इस देश को, हमारे मुल्क को जानना चाहिए कि SYL से शारदा यमुना लिंक भी बनता है। 1980 में शारदा यमुना लिंक की पहली रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत का और नेपाल का बॉर्डर है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक नदी बहती है बहुत बड़ी, जिसको भारत में शारदा नदी बोलते हैं और नेपाल में काली नदी बोलते हैं। वहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए शारदा यमुना लिंक का, जो उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, आगे हरिद्वार होते हुए यूपी के बिजनौर में आएगा, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर होते हुए वो हरियाणा में एंटर करेगा। उसके बाद हरियाणा के 4 जिलों को, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, आगे भिवानी से होता वो राजस्थान जाएगा। राजस्थान के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा शारदा यमुना लिंक कैनाल का वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को टच करता हुआ गुजरात के साबरमती नदी में जाके गिरेगा। उस प्रोजेक्ट से
6 राज्यों के किसानों को पानी मिलेगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का या कावेरी का मुद्दा हरियाणा वर्सेस पंजाब या कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु नहीं है। अगर कोई नेता, कोई किसान नेता या कोई राजनेता अगर इस तरीके से इस मुद्दे को देखता है तो वो गलत देख रहा है। ये मुद्दा है कि भारत के हर किसान को उसके खेत तक नहरी पानी पहुंचाया जाए। आप देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक है उसमें हरियाणा को कितना पानी मिलने की चर्चा चल रही है, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, 1.5 मिलियन एकड़ फीट। और जो शारदा यमुना लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे पानी कितना आएगा, 9.5 मिलियन एकड़ फीट, 6 गुना पानी आएगा। हमारा ये कहना है कि जब बुंदेलखंड के किसानों के लिए भारत सरकार ने 2 साल पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 44,000 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है और मध्य प्रदेश से पानी लाया जाएगा बुंदेलखंड एरिया में, उसमें 4,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है, 40,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। और जो ये शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा आएगा 75,000 करोड़। लेकिन पानी कितने राज्यों को मिलेगा, 6 राज्यों के किसानों को मिलेगा। यहाँ पे केंद्र सरकार ये क्यों नहीं करती कि भाई 75,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 5,000 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ उत्तराखंड गवर्नमेंट दे, 5,000 करोड़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे। कौन सी बड़ी बात है 75,000 करोड़ रुपए की? एक तरफ तो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए, हम तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन गए, 75,000 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट के लिए जारी नहीं कर रहे। 2021-22 में तो बाकायदा उस शारदा यमुना लिंक के लिए मुजफ्फरनगर तक ड्रोन से सर्वेक्षण हो चुका है, जमीन एक्वायरमेंट करने का काम शुरू होने वाला है। लेकिन क्यों सरकार उसको रोके हुई है? चाहे पहले यूपीए की सरकार हो, चाहे आज एनडीए की सरकार हो। 1980 में प्रोजेक्ट आया था, आज 2023 के बाद 2024 आ गया, 44 साल हो गए, किसी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। कारण क्या है कि किसी भी सरकार की नीयत, किसी भी राजनीतिक पार्टी की नीयत, चाहे पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हो, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हो, वहां पे कावेरी के मुद्दे पे चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक की राजनीतिक पार्टियां हो, इनका मसला किसानों को पानी देना नहीं है, इनका मसला राजनीति करके लोगों को लड़वाना है, ये इनका मसला है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं सरकार से, 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस समय नितिन गडकरी जी जल मंत्री होते थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होते थे नितिन गडकरी जी, जो आज रोड विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था सरकार की तरफ से कि भाई इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के तहत रावी, सतलुज और ब्यास 3 नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को है, बाकी जो 3 नदी हैं उनका पानी पूरा इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को है। नितिन गडकरी जी के शब्द हैं कि जो भारत के हिस्से की नदियां हैं रावी, सतलुज, ब्यास, उनका भी बहुत सारा पानी हम मैनेज नहीं कर पा रहे और वो पाकिस्तान में चला जा रहा है। इन्होंने कहा कि उसको मैनेज करने के लिए हम 3 बांध बनाएंगे, कंडी में, शाहपुर में और एक तीसरा बांध और इन्होंने मंजूर किया और कहा कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को वो हम पानी देंगे ताकि वो अपनी खेती कर सकें। 2019 के बाद 2024 आ गया, 2024 का चुनाव आ गया सर पे। उन 3 बांधों में से मोदी सरकार ने कितने बांध बनाए? अगर पानी देना है इनको किसानों को तो वो 3 बांध बना के जो रावी, सतलुज, ब्यास का हमारे देश का पानी जो बाहर जा रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार हमें जो पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, क्यों नहीं रोका भाई? क्या किया 5 साल में? क्या सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो उस समय थे, आज जो रोडों के मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट के, इसके रोड, रेल, बाकी विभाग के, नितिन गडकरी जी से क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? आपने कितना बजट एलोकेट किया, कितने % उन 3 बांधों का काम हो गया? हकीकत ये है कि लोगों का काम है ऐसे मुद्दों पे राजनीति करना। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा ना, खाली पानी का नहीं, ये भाषा का भी मसला लाएंगे, ये हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी गाँवों का भी मसला लाएंगे, सरकार भी लाएगी और सरकारी एजेंट भी लाएंगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि सरकार के ऊपर ये दबाव था, ऐसा था, फिर यूपी में सरकार बन जाना, मिशन यूपी आपने कहा था, वहाँ पे भी मिशन यूपी लेकर चलो, मिशन पंजाब ना होना चाहिए। तो ये काफ़ी लंबी बातें हैं, अगर आपसे की जाए तो किसान आगू खुद पंजाब की तरफ मुड़ पड़े और आप हरियाणा की तरफ मुड़ पड़े। ये यूपी में फिर सरकार बीजेपी की आ जाती है और किसान सोचते हैं कि किसको वोट डालें। देखो, जो आपने कहा ना कि यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई, अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई, हमारे देश में आज संवैधानिक संस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची। मध्य प्रदेश में जब आचार संहिता लगी हुई थी, 3-4 दिन पहले, चुनाव से पहले, एक लाडली बहना योजना के नाम पे बीजेपी वालों ने 1.5 से 2.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1200 रुपये भेज दिए। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं कहना चाहिए था कि आचार संहिता लगी हुई है, उसको आप नहीं भेज सकते, इसको आप रोकिए, आप क्यों कर रहे हैं ये? वो क्या था वो 1250 रुपये भेजने का? वो था सिस्टमैटिक रिश्वत।
पहले तो जो लोग ये राजनेता 500,000 का नोट जो चोरी छिपे देते थे ना वोटर्स को खरीदने के लिए, अब ये सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग मौन है। पहले ये मोदी साहब कहते थे, मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहते थे। अरे आज आप खुद मौन हैं, चुनाव आयोग मौन है, सारी संवैधानिक संस्थाएं मौन हैं, आप उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। आप बात कर लीजिए यूपी की। यूपी में जबरदस्ती जहां कोई 1000-1500 सीटों का जो वोटों का जो मार्जिन था किसी सीट पे, वहां जबरदस्ती बीजेपी वालों ने अपने डिक्लेयर करा लिए। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह। और दूसरी एक बात है, हम उस बात को भी स्वीकार करते हैं। देखिए हमारे किसान समाज में एक कमी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम तक। और उस बात को चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के एकमात्र प्रधानमंत्री हुए, वो अक्सर एक बात कहते थे कि किसान समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये 4.5 साल तो आंदोलन लड़ेगा, अपने मुद्दों पे लठ खाएगा, केस लगवाएगा, जेलों में जाएगा, लेकिन ये चतुर राजनेता, ये धूर्त राजनेता, ये चालाक राजनेता चुनाव वाले 2.5 महीनों में इन्हीं किसानों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कहीं अक्षेत्र के नाम पे, कहीं पानी के नाम पे बांट देंगे। 2000 के नोट में शराब की बोतल में इनकी वोट खरीद लेंगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे अपनी वोट की कीमत, अपनी वोट की ताकत को समझो। जिस दिन हम किसान बन के वोट देने लग जाएंगे, किसी को दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम ये कहने लग जाएंगे सत्ता में बैठी पार्टियों को कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ गलत नीतियां बनाई और अब आपको सत्ता से बाहर करने का काम ये किसान करेगा। आज अगर आप देखोगे देश में 150 करोड़ में से 110 करोड़ आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे खेती किसानी पे निर्भर करती है। अगर हम अपनी वोट की कीमत समझ लें, अगर हम जागरूक होकर वोट करने लग जाएं, अपने मुद्दों पे वोट करने लग जाएं। देखिए पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किस मुद्दे पे किसानों ने आंदोलन नहीं किए, किस मुद्दे पे नौजवानों ने आंदोलन नहीं किए। रोजगार के लिए कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं यूपी में, अभी यूपी में 69,000 नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं जिनका सरकार जिनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, सरकार जिनको पक्का नहीं कर रही है, थोड़ी थोड़ी उनको तनख्वाह दे रही है। हरियाणा में आंदोलन हो रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, उन पर लठ मार रही हैं उनको नौकरी देने की बजाय। लेकिन यही नौजवान तबका हमारा, यही किसान तबका, उतनी जागरूकता नहीं है अभी कि हम अपने मुद्दों पे वोट डालें। हम इनकी बहकाई में आ जाते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी और तीसरी चीज़ के नाम पे ये वोट ले जाते हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे अयोध्या में। बोल रहे हैं कि जनवरी के जो उद्घाटन हो जाएगा जनवरी में बीच में, उसमें क्या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ा जा रहा है, जैसे सिख हिंदू का मसला बना दिया गया। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। भाई हमने जितना पढ़ा और जितना सुना वो ठीक है या गलत है वो तो इतिहासकार बताएंगे, लेकिन जितना पढ़ा हमने, जितना सुना कि राम को जब वनवास हुआ तो वो छत्तीसगढ़ झारखंड आज जो है उसमें हसदेव जंगल में, वहाँ पे जंगलों में उन्होंने अपने वनवास का काफ़ी समय वहाँ पे काटा था, उन जंगलों में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है आज वहाँ पे 25,000 पेड़ काट दिए गए। अभी ताज़ा घटना है ये। किस लिए पेड़ काट दिए गए? गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। 2011 में गौतम अडानी को वहां पे खदान अलॉट करी गई, लेकिन किसानों ने, वहां के जो आदिवासी किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। 13 साल तक वहां पेड़ों की कटाई नहीं हुई, क्योंकि आदिवासी अब पेड़ पौधों को, प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं, अपना रब मानते हैं, अपना अल्लाह मानते हैं, उन्हीं को वो सब कुछ मानते हैं, पेड़ों प्रकृति को। तो 13 साल तक वहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही और सरकारें भी रही, उन्होंने जंगल नहीं काटे। मोदी सरकार 19 दिसंबर को आई सत्ता में वहाँ पे, और आते ही तुरंत 2 जिलों में पूरी पुलिस फोर्स लगा के सारे आंदोलनकारी आदिवासी किसान मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 25,000 पेड़ काट दिए जो 100 साल पुराने पेड़ थे। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ जिस वनवास में राम रहे उस जंगल को आज काटा जा रहा है। तो ये कौन से राम भक्त हो गए भाई? एक चीज़। दूसरी बात है, देखो जो जनता का मुद्दा है, ठीक है, ये मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तीसरी चीज़ बना रहे हैं, वो ठीक है, बनाए जो बनाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बात बताइए, क्या खाली मंदिर मस्जिद ये बनाने से क्या देश की जनता खुश हो जाएगी? जो मोदी साहब ये कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा, 9 साल सत्ता में हो गए, 18 करोड़ नौजवानों को, नवयुवतियों को नौकरी देनी चाहिए थी। अभी संसद में एक सांसद ने खड़े होकर पूछा कि मोदी साहब एक बात तो बता दो, 8 सालों में, 9 सालों में कितने नौजवानों, नवयुवतियों को नौकरी दी? तो संसद में सरकार झूठ नहीं बोल सकती। तो संसद में सरकार ने कहा कि हमारे 8-9 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ बच्चे बच्चियों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन 22 करोड़ में से हम मात्र 7,22,000 को ही नौकरी दे पाए।
बाकी जो थे वो ऐसे ही 99.7% बेरोजगार घूम रहे हैं। मात्र 0.3% नौजवानों को नौकरियां मिली। तो जो बाकी जो 99.7% बच गए, क्या मंदिर बनाने से, क्या मस्जिद बनाने से या और कोई धार्मिक स्थल बनाने से क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? क्या उनका परिवार चल जाएगा? क्या उनका पेट भर जाएगा? आप देखिए, आज इन्होंने कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना ला दी, 4 साल की योजना ला दी। नौजवान बच्चे जो फौज के लिए तैयारी कर रहे थे, जो एक रोजगार के तौर पे वहाँ पे देखते थे, जो देश सेवा करते थे, आज उनका क्या हाल इन्होंने बना दिया। तो क्या मंदिर मस्जिद या और कोई धार्मिक स्थल बनाने से उनका घर चल जाएगा? देखिए, आस्था का जो मामला होता है, चाहे कोई सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, आस्था का मामला सबका अपना निजी मामला है। कोई ईश्वर, अल्लाह, रब वो लोगों के मन में बसते हैं, भाषणों से काम नहीं होता। अब ये क्या कर रहे हैं, कोई भी चुनाव आता है, जब भी कोई मुद्दा उठा जाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इनको एक चीज़ समझनी चाहिए, आज पूरी दुनिया में वो मुल्क, वो लोग, वो समाज आगे बढ़ रहे हैं जो सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आपकी रैली में आते हैं, जहाँ पे महापंचायत में आए, वही लोग बीजेपी के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे, वही लोग झाड़ू के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे, वही लोग और पार्टियों के झंडे उठाते हुए नजर आएंगे। इसका क्या कारण है? देखो, मैंने जो कहा ना आपको कि किसान, जो चौधरी चरण सिंह जो बात कहते थे, किसान एज ए किसान वोट बैंक बन के वोट नहीं डालता। ये सबसे बड़ी समस्या है जिस पे काम करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे किसको डालो किसको नहीं डालो, ये हमारा मसला नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जब मैं वोट डालने जाऊं, एक किसान के तौर पे जाऊं, मैं वोट डालने जाऊं तो एमएसपी के मुद्दे पे वोट डालूं। मैं देश के किसानों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जब आगामी चुनाव में आप वोट डालने जाएं तो ये याद करके वोट डालने जाना कि जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, इन्होंने लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया था। वो मुद्दा दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है हमारे समाज से कि अक्सर उस समय हम धर्म और जातियों में बट जाते हैं। इस बार राकेश टिकैत जी आएंगे वहाँ से, यूपी से, जैसे आपने बोला कि दिल्ली चलो का एक नारा दिया, इस बार राकेश टिकैत जी आएंगे वहाँ से? देखो, अभी जो ये कार्यक्रम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 जत्थेबंदियों का कार्यक्रम है। आज यहाँ मंच से भी ऐलान किया गया कि 6 सदस्यीय 6 मेंबरान की एक सीनियर लोगों की कमेटी बनाई गई है और किसान संगठनों से भी वो चर्चा करेगी और चर्चा करके ये कोशिश करी जाएगी कि ये मोर्चा अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सके, ताकि कम से कम समय में हम मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। इसके लिए प्रयास जारी हैं, एकजुटता करने के लिए, यूनिटी करने के लिए। जो 6 मेंबर कमेटी आज दोनों फोरम की तरफ से बनाई गई है, वो इस दिशा में काम करेगी। एक लास्ट में सवाल, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के गुरनाम सिंह चड़ूनी काफ़ी चर्चा में रहे उस वक्त, अभी उससे कोई बात हुई? तो मैंने कहा आपको कि अभी इन 2 फोरम का ये प्रोग्राम है। बाकी जो 6 मेंबर कमेटी बनी है, वो 6 मेंबर कमेटी अलग अलग किसान संगठनों से, जो अब तक इस आंदोलन में या इस मोर्चे में जो 13 फरवरी को लगेगा, जो शामिल नहीं हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, ताकि इस यूनिटी को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। उस दिशा में काम होगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। बात ये है कि एक बार फिर दिल्ली वाला रवाना हो रहे हैं किसान, और किसान के साथ साथ मजदूर लोग भी दिल्ली वाला रवाना होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार उतना बड़ा आंदोलन होगा जो पहले हुआ था? पिछली बार दक्षिण भारत की या अन्य राज्यों की उतनी शमूलियत नहीं रह पाई थी जितनी शमूलियत हरियाणा और पंजाब की थी। तो अब की बार इसलिए हमने अभी हमारी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और वहाँ से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे अब की बार दिल्ली के लिए आएंगे। जैसे आपने एमएसपी की बात की है, पहले क्या हुआ था, जैसे किसान उठकर पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, क्या इस बार उतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे आपके साथ? वो आंदोलन किसानों ने स्थगित नहीं किया था, कुछ नेता थे, आधे से ज्यादा नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका है, उत्तर प्रदेश में ये सरकार फंसी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात तो दूर, 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानतें जब्त होती। लेकिन कुछ नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने, उन्होंने कहा कि नहीं चलो थक गए हैं, चलो थक गए हैं। उस समय एकता मोर्चा की एकता बनाए रखने के लिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। और अब की बार जब पंजाब का किसान जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे पहुंचेगा, तो वहां पे हर बॉर्डर पे हरियाणा का किसान पहले ही हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद होगा। क्या भाईचारा कायम रहेगा पहले की जैसे पहले SYL का जो मुद्दा था वो उठा दिया, इस बार फिर SYL का मुद्दा है वो सामने खड़ा है,
पंजाब के लीडर बोल रहे हैं कि हरियाणा को पानी देने के लिए एक बूंद तक नहीं है हमारे पास, क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? असल में जहाँ जहाँ के लोग लड़ाकू होते हैं, जहाँ जहाँ के लोग सरकारों को झुकाना जानते हैं, वो लोगों की एकता, लोगों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1980 में शारदा यमुना लिंक की पहली रिपोर्ट आई। उस प्रोजेक्ट से 6 राज्यों के किसानों को पानी मिलेगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का या कावेरी का मुद्दा हरियाणा वर्सेस पंजाब या कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु नहीं है। आप देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक है उसमें हरियाणा को कितना पानी मिलने की चर्चा चल रही है, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, 1.5 मिलियन एकड़ फीट। और जो शारदा यमुना लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पानी कितना आएगा?